So, hello students. So, today in this uh, small concept, we are going to discuss about Gauss law. What is Gauss law? Basically, Gauss ने एक formulate किया flux के बारे में. So, before going to understand the Gauss law, let us understand little bit about the flux. मैं डिटेल में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, but just I will explain you theoretically what is flux. Flux is basically the product of E dot ds, and it tells about that how many electric lines are passing through perpendicularly through a surface, right? So that's what the and flux को हम लोग कैसे लिखते हैं, phi इज इक्वल टू लिखते हैं E डॉट डी एस, ये होता है, और इसका इंटीग्रल ये होता है फ्लक्स. तो गॉस लॉ ने इसी यही बोला कि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से, किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से जो गॉस के कारण, गॉस ने बोला कि फ्लक्स जो होता है बेसिकली फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये गॉस ने बोला कि कोई भी चार्ज हो, अंदर में जितने चार्ज होंगे उनके कारण जो उनके कारण ही नेट फ्लक्स आता है. ठीक है. अब यहाँ पे जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो उसको ये याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट जस्ट बिकॉज द इनर चार्जेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेज, अंदर वाले चार्ज के कारण भी और बाहर वाले चार्ज के कारण भी. एंड इन सब चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डॉट प्रोडक्ट विद द सरफेस, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो जो है केवल अंदर वाले चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल. तो ई डॉट डी एस नेट फ्लक्स जो होता है क्या होगा, अंदर में Q1 Q2 Q3 है तो आप लिखोगे Q1 Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस क्लोज्ड सरफेस जो है ये एक इमेजनरी सरफेस है. इट्स नॉट दैट इट हैज़ बिन देयर, मतलब कोई आपने कोई बॉल रख दिया वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ पे कोई भी इमेजनरी सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हो और उस इमेजनरी सरफेस से कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंड ये इमेजनरी सरफेस आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, रेक्टेंगल शेप भी बना सकते हो, और एनी शेप यू कैन ड्रॉ थ्रू दैट सरफेस. क्या होगा, फ्लक्स जो होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है. So this was the Gauss law. Now some important points which I am going to tell you that पहला देखो नेट फ्लक्स. नेट फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से, वो हमेशा नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस उसके बराबर होते हैं. मतलब अगर कोई सरफेस है, मान के चलो इतना, तो मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने पास कर रहे हैं, जितने चार्ज ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा, नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा होगा, है ना. सो सेकेंड पॉइंट, नेट फ्लक्स जो होगा ये क्या होता है, अगर किसी भी सरफेस में जीरो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी इनक्लोज्ड चार्ज नहीं है, या फिर इनक्लोज चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव होगा. करेक्ट. तो अगर किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब नेट इनक्लोज चार्ज जीरो होगा, नेट इनक्लोज चार्ज जीरो होगा. ठीक है. तीसरा पॉइंट, ई डॉट डी ए, यहाँ पे जो कि मैंने पहले भी बता दिया, ई जो होता है क्या, किसके कारण होता है, ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड. एंड नो नेट फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड. ये याद रखना है. मतलब बाहर में जो चार्ज होगा उसका कोई भी नेट फ्लक्स नहीं आता है, अंदर वाले के कारण ही आता है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सब के कारण होता है, बाहर भी कारण भी होता है, अंदर वाले के कारण भी होता है. ठीक है. तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या है कि मान के चलो कोई कंडक्टर है, ठीक है. अगर मतलब यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, अब इसको Q3 को आप मूव कर दिए इधर, Q1 को इधर मूव कर दिए, Q2 को इधर मूव कर दिए, लेकिन अंदर ही में ही मूव किया. तो अगर चार्ज को आप
इधर उधर मूव करने से, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, तो अभी भी इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड may change at a different points इलेक्ट्रिक फील्ड may change, बट स्टिल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इनक्लोज चार्ज अभी भी उतना ही है, क्योंकि फ्लक्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द इनक्लोज चार्ज, राइट। सिमिलरली आउटसाइड भी अगर चार्ज है, आउटसाइड केवल चेंज कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन, उससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा। आई होप इट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि फ्लक्स पे बेस्ड हैं। जैसे कि मान के चलो ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, अंदर में सेंटर पे रखा है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस। सिंपल सा है, क्योंकि इसमें कितने सरफेस हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं। अब 6 सरफेस पे कितना होता है, क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, और तो वन सरफेस पे कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल के कारण क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो वन सरफेस पे कितना होगा, क्योंकि 6 सरफेस पे उतना होता है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 पे क्या होगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली नाउ एंड अगेन इफ क्यू इज एट वन कॉर्नर, अगर आपने क्यू को यहाँ पे रख दिया तब कितना होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मुझे एक सरफेस पे पता करना है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, इसको एक सिमेट्रिकल शेप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कोई इमेजनरी, चूँकि मैंने कोई इमेजनरी सरफेस ले सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेंटर है, तो मैं इसको इस चार्ज को सेंटर बना देता हूँ। कैसे बनाऊँगा, कुछ इमेजनरी क्यूब ला करके यहाँ पे मैं एक क्यूब इसके आगे पीछे रख दूँगा, एक यहाँ पे आगे रख दूँगा, एक इधर रख दूँगा, उसी तरीके से 4 नीचे हो गया, जो 4 ऊपर डाल दूँगा। अब ये वाला 4 सेंटर पे हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो है सर क्यूब में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, होगा ना। अब मुझे एक सरफेस पे पता करना है, तो ऐसे ऊपर भी हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो ऐसे मतलब टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, तो टोटल 8 क्यूब मुझे लाना पड़ा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट के कारण, ठीक है। तो एक सरफेस पे कितना होगा ये पता करना है, तो 8, तो एक क्यूब में कितना होगा, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट तो होगा, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इन तीनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस का प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डीएस देखोगे तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो। ई डॉट डी एस परपेंडिकुलर आते हैं, तो बचा केवल 3 सरफेस, ये और नीचे वाला ये और ये वाला पीछे वाला। तो इन तीनों के कारण क्या आ रहा है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो वन सरफेस पे कितना होगा, 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। नाउ अगेन, नाउ सपोज अगर नहीं आया इसमें, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसमें क्या किया मैंने, बेसिकली मुझे एक सिमेट्रिकल शेप बनाना है, जिसके कारण मैं नेट फ्लक्स क्या निकाल सकता हूँ, ईजीली बता सकता हूँ। अब एक क्यूब है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक सिमेट्रिकल शेप बना दिया, तो मैं एक क्यूब के ऊपर बता सकता हूँ। तो मैं सिमेट्रिकल शेप बनाने के लिए और 7 क्यूब इसके आगे पीछे डाल दिया, जिसके कारण एक बड़ा सा क्यूब बनेगा, तो क्यूब है, और उस क्यूब के सेंटर पे रहेगा ये चार्ज यहाँ पे, और इसके कारण क्या हो जाएगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऐसे 8 क्यूब थे, तो एक क्यूब में कितना होगा, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन। उसके बाद मैंने बोला ये सरफेस और ये सरफेस, इन तीनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया ऊपर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम इधर डी, यहाँ पे भी जीरो, उस पर और पीछे वाले पे भी जीरो। बचेगा केवल 3 सरफेस, ये वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, इन तीनों पे मतलब 3 सरफेस ही कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में। तो आप इजी, तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट बाय 3 हो जाएगा। नाउ अगेन, नाउ दिस देखो, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है एक,
स्फेयर है, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द फाई फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, ये मान लो r है और ये d डिस्टेंस पे इसमें मैंने रखा है। तो मैं क्या करूँगा, ये चार्ज निकालूंगा और q इनक्लोज अपन एप्सिलॉन निकालूंगा। अब ये चार्ज निकालने के लिए चूँकि लैम्डा दिया हुआ है तो ये लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ कैसे निकालूंगा, r मान लो ये r है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये d डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 ऑफ स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो उससे आप निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। नाउ अगेन, तो ये सारी चीज़ें थी आपका फ्लक्स के बाद। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग। फ्लक्स के एप्लीकेशन वो क्या हैं, जैसे कि कैसे हम कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। सो हाउ डू वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? सो फॉर दैट यू नीड टू नो हाउ टू डू दैट, करेक्ट। सबसे पहले आपको गॉस लॉ में पता करने के लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट गॉसियन सरफेस वी हैव टू चूज इन सच अ वे दैट या तो ई डॉट डी एस का वैल्यू 0 कर दे उस सरफेस पे, या फिर हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। और कैलकुलेशन कब हो सकता है, जब ई डॉट डी एस या तो पैरेलल हो हर जगह पे, और इट कैन बी फॉर्मुलेटेड ईजीली। तो यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट स्फेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, ठीक है। सबसे पहले मैं हॉलो स्फेयर लेता हूँ एंड देन विल टेक अबाउट द सॉलिड, टॉक अबाउट सॉलिड स्फेयर एंड देन सिलेंडर। नाउ फर्स्ट केस लेता हूँ, व्हेन r इज स्मॉलर देन r, मतलब इनसाइड क्या हो जाएगा, r इज स्मॉलर देन r, मतलब यहाँ पे अंदर है। तो अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है भैया। तो आप अगर क्या करोगे, कोई भी गैसियन सरफेस अंदर पे ले लो और इस r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं ई डॉट डी एस लिखूँगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं आया तो क्या होगा, 0। तो क्यू ई डॉट डी एस ई 0 हो जाएगा। सिमिलरली बाहर में रखोगे तो बाहर में एक गॉसियन सरफेस ले लो, तो इसको आप पॉइंट चार्ज मानोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि क्यू चार्ज क्यू है, सॉरी पॉइंट चार्ज ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे चार्ज वही होगा, क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन। और ई जो है हर पॉइंट पे आप देखोगे तो सिमेट्रिकल होगा, ई डॉट डी एस हर पॉइंट पे ई सिमेट्रिकल है। तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट हो जाएगा हर पॉइंट पे, और डी एस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो उससे आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मतलब हॉलो स्फीयर के केस में बाहर कुछ होता है, अंदर में 0 होता है। बाहर कैसे निकाल सकते हो, उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन बिफोर आल्सो, ठीक है। नाउ द सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर है and we want to find out the electric field inside and the outside. Again what we can do, inside बाहर के लिए तो आप इसको अगेन पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो और ये के क्यू बाय आर स्क्वायर देता है। अंदर के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब एक गॉसियन सरफेस लो अंदर में, और चूँकि अंदर में गॉसियन सरफेस है तो बाहर वाले के कारण बाहर वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज ये आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, जो इफेक्ट करेगा अंदर वाले। तो ई डॉट डी एस जो होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। अब लोग का प्रॉब्लम क्या है कि ये ई जो लिखते हो, ऐसा नहीं है कि केवल अंदर वाले चार्ज के कारण है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज, बट द फ्लक्स जो होता है वो केवल अंदर वाले चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर वाला चार्ज फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ से मैं लिखूँगा ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज निकालना पड़ेगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो मान लो रो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो रो इंटू वॉल्यूम अंदर वाले का लिख लो 4 में, और उससे आपको सॉल्व करोगे तो ये ई इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस, आई एम नॉट गोइंग फॉर अगेन प्रूफ, बट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रूफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। Again one more concept due to the uniformly charged cylinder. Again मैं यहाँ पे भी सीधा फार्मूला बता रहा हूँ। अंदर लोगे तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, बाहर लोगे तो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर आता है। हाँ, जैसे ऊपर में आ रहा था सेम तरीके से यहाँ भी आता है, ठीक है। तो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आता है।
तो इसको भी अगेन कैसे कैलकुलेट करें, गॉस लॉ से। यहाँ से अगर अंदर कैलकुलेट करना है तो एक अंदर में एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही ले लेना, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और उस सरफेस में अंदर क्यू इनक्लोज निकालना और इसे निकाल लो। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अगेन आई विल सी वन क्वेश्चन विल सी एंड देन विल स्टॉप इट। नाउ सपोज इन ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लिखा हुआ है इन ए लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर रेडियस आर, यहाँ पे देखिए रेडियस आर है, ए सिलिंड्रिकल टनल ऑफ रेडियस ए लोकेटेड एट अ डिस्टेंस बी। अब ये बी डिस्टेंस पे रखा हुआ है सिलिंड्रिकल टनल, एंड बोल रखा है कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, अब बोल रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस टनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ई इनसाइड द टनल, ठीक है, ये पता करना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अगर पूरा सिलेंडर होता तो मैं सीधा बता देता ρr/2ε0 होता, लेकिन यहाँ पे टनल बांध दिया। अब ये टनल को आप निगेटिव चार्ज डेंसिटी की तरह ट्रीट करो, तो ये बेसिकली दो कंबाइंड फॉर्म है, एक तो पूरा का पूरा और एक छोटा सा टनल, तो इसके कारण कुछ होगा और इसके टनल के कारण कुछ होगा, और इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जो मान लो ये P पॉइंट है, और ये P पॉइंट पे इसके कारण क्या होगा, पूरे के पूरे कारण ρr/2ε, और इस पॉइंट P पे इस टनल के कारण क्या होगा ρr', मतलब इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है r'/2ε, ये माइनस ρr' होगा, तो रो इंटू माइनस r' मैंने कर दिया। अब इन दोनों का सम जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप लिखोगे ρr/2ε इसके कारण इधर, एंड रो इंटू माइनस r' इधर है तो माइनस r' ऊपर नीचे, तो इसके कारण इधर होगा, तो ये हो जाएगा ρr माइनस r', और ये क्या हो जाएगा ρb/2ε0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, इन दोनों का सम, तो ρb/2ε0, r माइनस r' क्या होगा इन दोनों के बीच में, क्लियर। तो ये था तुम्हारा गॉस लॉ एंड अबाउट इट्स एप्लीकेशन, and one application just I will discuss and then I will stop. Let us say this is a conductor and it has been kept in an external electric field, and I want to find out charge appears on its two surface. It's like a parallel plates but slight difference is there. तो एक चीज़ है कि यहाँ पे इनसाइड में P जो है वहाँ पे कंडक्टर के अंदर है। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो, दिस यू हैव टू कंसिडर, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। तो EP क्या हो जाएगा, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा E चार्ज इंड्यूस, इन दोनों के कारण होगा, एंड दैट्स यू हैव टू सपोज आउटसाइड यहाँ पे x हुआ, इधर Q माइनस x हुआ, एंड इन दोनों के कारण आपका क्योंकि इनिशियली चार्ज क्यों था, इन दोनों के कारण जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण σ/2ε0 होगा, इधर मान लो एरिया A है तो यहाँ पे दी x/2ε0, इसके कारण Q माइनस है, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मतलब कितना चार्ज आ जाएगा, तो Q माइनस x जो भी है आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है ये वैल्यू आंसर। आई होप टुडेज यू हैव अंडरस्टूड दिस गॉस लॉ। थैंक यू।